वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बुलिश स्टार्ट टू दिसंबर मंथ। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे एक फ्रेश लाइफ हाई आज निफ्टी ने खुलते ही बाजार में छुआ और जिन स्टॉक्स से मदद की निफ्टी को लाइफ हाई छूने में उनमें आईटीसी, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक से काउंटर शामिल है। पावर स्टॉक में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सॉलिड जीडीपी डेटा फॉर द सितंबर क्वार्टर इज the trigger for the markets to touch all-time high 7.6% GDP growth का आंकड़ा सितंबर क्वार्टर के लिए जो higher than expectation रहा। उसके बाद एक slew of revisions हमको जो इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस है और रिसर्च एजेंसीज है वहां से देखने को मिल रहे हैं। इस आंकड़े को अब वो ऊपर की तरफ रिवाइज कर रहे हैं। एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माहौल के बीच में बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं मिस्टर मयूरेश जोशी, Head of Research, Marketsmith, India. A very good afternoon, Mayuresh ji, and thank you so much for joining me. Afternoon, Gitu ji. Always a pleasure to be on the show. विवेक मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जागरण बिजनेस के रिसर्च हेड है। पहले विवेक के पास जानते हैं कि आज की मेजर ट्रिगर्स थी। थैंक यू मैम एंड गुड आफ्टरनून मयूरेश सर। अगर हम देखें तो कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में भी तेजी देखने के लिए मिली। निफ्टी ने 15 सितंबर के बाद जो पुराना अपना हाई था 20,222 का उस लेवल्स को तोड़ा है और आज नए रिकॉर्ड स्तर पर काम कर रहा है। साथ ही इसके पीछे जो कारण मैम ने जैसे बताया कि भारत की जो Q2 जीडीपी ग्रोथ थी 7.6% रही, ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जिसमें कि 13.9% का जंप देखने के लिए मिला। हालांकि सर्विस सेक्टर और एग्री ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं देखने के लिए मिली। एग्री सेक्टर में केवल 5.8% और एग्री सेक्टर में जो ग्रोथ थी ऑलमोस्ट हाफ रह गई है लास्ट ईयर के मुकाबले, तो 1.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। एग्जिट पोल का भी असर है। आज मार्केट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी जीतने की जो अनुमान आए हैं उसका एक इम्पैक्ट मार्केट पर पॉजिटिवली देखने के लिए मिला। साथ ही ओपेक की बैठक में जो कुछ स्टेटमेंट आए उसकी वजह से क्रूड ऑयल भी गिरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उत्पादन में कटौती का ऐलान किया है। Q1 2024 से उत्पादन में कटौती होगी 20 लाख बैरल पर डे की, जिसमें से 15 लाख बैरल ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे दो बड़े कंट्री सऊदी अरब और रशिया, जिसकी वजह से क्रूड पर रिएक्शन उतना तेज नहीं देखने के लिए मिला। और उन्होंने एक टर्म और डाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि वॉलेंट्री कंट्रीज अपनी तरफ से प्रोडक्शन कट करेंगे। तो वॉलेंट्री शब्द जोड़ने से क्रूड ऑयल के जो ट्रेडर्स थे उनको थोड़ी निराशा देखने के लिए मिली। साथ ही अगर देखें तो यूरोप में जो महंगाई दर है 2.9% से गिरकर 2.4% आ गई है। तो अब माना जा रहा है कि ईसीबी भी इंटरेस्ट रेट कट करने की तरफ जल्दी आते हुए दिखाई देगा। कॉफी कीमतों में 7.5% का जंप इंटरनेशनल मार्केट में कल आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एफआईएस की खरीदारी कल 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की देखने के लिए मिली। ये एक अच्छा ट्रिगर। नरेश जी, इस ऑप्टिमिज्म के बीच में आप क्या कर रहे हैं? जो भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं काफी पॉजिटिव है एज फार एज द इंडियन मार्केट इज कंसर्न, और ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो भी काफी पॉजिटिव है। और ये माना जा रहा है कि फेड जो है अब 2024 में इंटरेस्ट रेट पे कटौती की शुरुआत कर सकता है। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं बाजार में? हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थे और पॉजिटिव रहेंगे मार्केट्स के ऊपर। जैसे गीतू जी आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो ग्लोबल मैक्रो डेटा पॉइंट्स है ये काफी पॉजिटिवली प्ले आउट हो रहे हैं। जो जीडीपी का आंकड़ा कल आया उम्मीद से बेहतर था और मेरे अनुमान से आई थिंक जो आरबीआई का एक एस्टिमेट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर द फुल ईयर अलॉन्ग विद जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस है जो बिनाइन रह सकती है, अलॉन्ग विद व्हाट वी हैव आल्सो सीन इन टर्म्स ऑफ द यूएस सीपीआई, यूरोपियन मार्केट्स में हमने देखा है सिलेक्टिवली जर्मन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैज ग्रोन फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव दिशा दर्शा रहे हैं। एंड एट सम पॉइंट इन द सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर यूएस और इंडियन मार्केट्स दोनों में रेट कट्स आएंगे, तो उसको एक बहुत ज्यादा फिलिप मिलेगा in terms of increased activity, both in terms of consumption and manufacturing. So macros, micros, सारे supportive हैं. Markets obviously all time highs से थोड़ी करेक्ट हो सकते हैं, and that correction is very healthy for the market. तो मेरे हिसाब से I think structural downside markets के लिए at least Indian markets के लिए बहुत ज्यादा है ही नहीं. In lieu of even how China is placed, China को निकलते at least 2 से 3 तिमाही लगेंगी, which probably means in a quarter or two. In a quarter, within a quarter itself, I think FPI, FDI flow वापस I think resume हो जाएगा. Obviously, I think जो exit poll जैसे विवेक जी ने बताया एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दे रहे हैं मार्केट को, और जनरली इसमें क्या निकल के आता है अगले 3 से 4 महीनों में
A lot of money is waiting to be on the sidelines. Any positive outcome on that, and I think tons of money will come. The markets come positive or optimistic. जी मयूरेश सर, जैसा आपने भी बताया कि एग्जिट पोल, अगर मैं देखूं कि एग्जिट पोल की वजह से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की जो एक होता है इलेक्शन ईयर में कि कुछ रिजीम चेंज तो नहीं होगा, इसको मार्केट ज़्यादा वेटेज देगा, या ये जीडीपी ग्रोथ और जिस तरह से ओपेक की मीटिंग के आउटकम आए हैं इनको मार्केट ज़्यादा पॉजिटिवली देखेगा? विवेक जी, अगर आपने हिस्टोरिकली देखा है इलेक्टोरल मैंडेट्स के लिए, अगर मैंडेट्स विपरीत जाता है बाजार के, तो आई थिंक एक थोड़े दिनों तक आई थिंक एक नीजक रिएक्शन आता है, एंड देन द मार्केट्स कम बैक टू नॉर्मल. क्योंकि आई थिंक एवरी गवर्नमेंट प्रोबेबली नाउ नोज दैट इट हैज टू डिलीवर ऑन द एजेंडा ऑफ ग्रोथ, डिलीवर ऑन द एजेंडा ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये सारी चीजें आई थिंक कंटिन्यू होंगी. हालांकि आई थिंक इफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोबेबली स्टेज, आई थिंक जो हमने सिग्निफिकेंट चेंज देखा है 14 से 23 में, पिछले 9 से 10 वर्षों में, मार्केट्स यही चाहेगा कि दिस ग्रोथ रेप्लिकेट्स ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट. और इसलिए आई थिंक जो मैं बात कह रहा था, और जब हम काफी एफआईएस से बात करते हैं, दे आर अ लिटिल बिट ऑन द साइडलाइंस जस्ट वेटिंग फॉर दिस आउटकम. बट मार्केट्स आई थिंक ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस पे पहुंच चुके हैं. एफआईएस को अगर मार्केट्स ने मौका नहीं दिया तो एक बहुत टफ एंट्री होने वाली है अगले 3-4 महीनों में. बट अल्टीमेटली मार्केट्स हिंज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भारत से कोई लेके नहीं जा सकता. द नेक्स्ट 10 years, 20 years belong to India, and growth has to come through in a very significant way. मयूरेश जी, अगर आप आंकड़ों को ध्यान से पढ़े, अगर यूएस इज आल्सो ग्रोइंग, इंडिया इज डेफिनेटली ग्रोइंग, इसमें कोई शक नहीं है, यूरोप में भी एक रिकवरी और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो फिर ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं घटती नहीं? आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे इन्फ्लेशनरी डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव आते जाएंगे, फॉर एग्जांपल यूएस में जो एक 2% का आंकड़ा इन्होंने रखा है, जो आरबीआई गवर्नर का आंकड़ा है 4% से आसपास, आई थिंक ओवर अ पीरियोडिसिटी ऑफ टाइम वी विल रीच दैट फिगर. मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म होने के कारण अगले 4 या 6 क्वार्टर का पहले से अनुमान लगाते हैं. तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो बेस केस एस्टिमेट्स हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर यूएस में रेट कट्स होंगे, एंड इंडिया विल फॉलो सूट, क्योंकि इमीडिएटली जैसे रेट कट्स का एक माहौल स्टार्ट हो जाएगा, यू डू नॉट वांट टू कीप दैट डिफरेंशियल यील्ड बहुत ज्यादा, वो काफी नैरो हो चुकी है, और इसलिए आप काफी एफपीआई फ्लोज टुवर्ड्स बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम्स की तरफ यूएस में देख रहे हैं, बिकॉज वो सेफ्टी फैक्टर और सेफ्टी नेट भी रहते हैं. आई थिंक दैट विल इटसेल्फ क्रिएट अ ह्यूज फिलिंग, क्योंकि रेट कट साइकिल के बाद जो हमने देखा है, जो ग्रोथ आती है इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज काफी सेक्टर्स को देते हैं, आई थिंक दैट इज एन अनबिलीवेबल ग्रोथ दैट कैन प्रॉब्ली कम थ्रू. तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें आई थिंक जीडीपी को एक सपोर्ट देती है, एंड विद दैट एस्पेक्ट आई थिंक अ ह्यूज फिलिंग फॉर जीडीपी इज आल्सो एक्सपेक्टेड. तो मेरे ख्याल से आई थिंक रेट कट साइकिल एक बहुत पॉजिटिव होता है कोई भी काम. जी मयूरेश सर, आज हमने देखा आरईसी, पीएफसी और सभी पावर जनरेशन कंपनीज में भी एक अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है. पावर फाइनेंस कंपनीज भी, ये जो पीएफसी, आरईसी हैं, इन सभी में अच्छा जंप. सर कोई खास वजह या कुछ रीज़न जो कि आपको दिखते हैं कि शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में कुछ वर्क कर रहे हैं? तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है विवेक जी फॉर ऑल दीज पावर स्टॉक्स, जनरेटर्स हो, ट्रांसमिशन प्लेयर्स हो, या ईपीसी प्लेयर्स हो, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ पावर फाइनेंशियल्स. आई थिंक बहुत एक स्ट्रक्चरल साइड ऑफ द मैक्रो स्टोरी है फॉर दिस थीम इटसेल्फ. आज जो हम टारगेट्स लेके चल रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग 280 गीगावाट्स बाय 2025 रिन्यूएबल्स के हिसाब से, और 500 गीगावाट 2030 तक. अब ये पूरी इकोसिस्टम खड़ी करने के लिए 30 लाख करोड़ की एक टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, जिसमें से 12 लाख करोड़ का अनुमान है विल बी रिक्वायर्ड थ्रू फाइनेंसिंग. जो ग्रीन फाइनेंसिंग होगी वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स विल प्रॉब्ली कम थ्रू अलोंग विद प्राइवेट केपेक्स, और इसलिए जो हम लोन ग्रोथ पीएफसी आरईसी पर्टिकुलरली बात करें, हायर सिंगल डिजिट्स पे रही है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन डबल डिजिट्स एज वी हेड इनटू द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कम हुए क्योंकि उनके जो बेसिक रिसीवेबल्स है वो गवर्नमेंट ही है, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो डिस्कॉम से ड्यूज है वो अच्छे खासे कम हुए हैं, एंड विद द मैकेनिज्म दैट इज नाउ पुट इन प्लेस, मुझे लगता है आई थिंक जो रिसीवेबल्स और एनपीए का एक साइकिल है फॉर फाइनेंशियर्स लाइक पीएफसी आरईसी
largely is behind. जो नई लिस्टिंग हुए हैं उसका भी आप देखिए, जो मिक्स है 70-30 प्राइवेट और गवर्नमेंट, आई थिंक राइट डायरेक्शन में. Valuations, obviously, I think IREDA के at this point of time लगभग 1.9 times तक पहुंचे हैं. PFCREC a little bit cheaper. आज की बुक शायद थोड़ी compensate कर रही है. But is there a structural story to this entire thing? Absolutely yes. क्या earnings grow होती रहेंगी? Absolutely yes. क्या ये stocks बहुत ज़्यादा महंगे हैं compared to the broader markets and compared with standard deviation? शायद हाँ. But कहीं ना कहीं I think broader markets और general PSU pack में इतने भी महंगे नहीं है. 1.5, 1.6. I think there is still reasonable headroom for growth. And let's not forget, I think the dividend yields है दोनों स्टॉक पे PFCREC 7-6% के आसपास है, जो एडिशनल कंफर्ट है. मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल साइड पे ये स्टोरी में मोमेंटम बढ़ेगा. आज ऑटो सेल्स के आंकड़े भी देखने को मिले. बजाज ऑटो की सेल्स इज अप 30%, एक्सपोर्ट्स स्टिल स्ट्रगलिंग, और ये आंकड़े जो है वो उम्मीद के मुताबिक है, इन लाइन एंड वेरी डिसेंट नंबर्स. महेश जी, ऑटो स्पेस में आप क्या करेंगे? और एक्सपोर्ट्स तो ठीक है, सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट्स आर वीक एज ऑफ नाउ एंड दे माइट रिकवर विद टाइम्स टू कम. तो ऐसे में आप कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे आपकी नजर है इन द ऑटो स्पेस? So I think exceptional है auto sector, two wheelers, passenger vehicles, MHCV, सारी spaces have done phenomenally well. TVS Motor हमारी एक top pick थी a few months back. The stock has done exceptionally well. मुझे लगता है कि valuations में थोड़ा महंगा हो गया है TVS Motor, but जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए. इनको वॉल्यूम्स है, ये अच्छे खासे ग्रो होते रहेंगे. इनकी जो EV की प्रोडक्ट है IQ, that is very well accepted in the market, और थोड़े लॉन्चेस अगले कुछ क्वार्टर्स में आ सकते हैं. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से EBITDA मार्जिन्स डबल डिजिट्स में आ चुकी हैं. They're expected to remain this way. TVS is also looking at a lot of export markets. आपने प्रेस रिलीज देखी होगी, वियतनाम में इन्होंने स्टोरी किया है. तो कहीं ना कहीं एक de-risking भी हो रही है in terms of domestic and exports. और exports is a higher margin business. तो TVS जिनके पास बिल्कुल बने रहना चाहिए. फोर व्हीलर पैक में हमें लगता है टाटा मोटर्स has done exceptionally well. JLR प्रोडक्ट सुइट है, ये ग्रो होते जाएगा. Next re-rating for Tata Motors will basically come from China. क्योंकि China is one of the biggest markets for Tata Motors, जो शायद लैंग्वेज कर रहा है. जैसे चाइना में रिकवरी आएगी अगले 3 से 4 क्वार्टर में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और जैसे वॉल्यूम्स वापस पिकअप होने स्टार्ट होंगे JLR के लिए, along with that expected timelines of new launches on their EV product coming in the next few quarters, एक significant re-rating शायद वहां से आएगी और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से as these new products come through. So I think definitely जिनके पास से बने रहना चाहिए. Maruti is something that you should probably have on your buy watch list. Mini SUV segment में market leadership है. नए SUVs जो हायर एंड SUVs है, they are trying to gain market share there. तो कहीं ना कहीं I think the overall market share है, they are wanting to come back to that 49-50% जो aspirational target है. सबसे बड़ी चीज होती है गीतू जी, डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो मारुति के पास सुपरबली प्लेस्ड है. तो मारुति कैन डेफिनेटली गो. जी मयूरेश सर, अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है, और हमारी GDP भी अब 4 ट्रिलियन की तरफ मार्च कर रही है. सर, कैसे देख रहे हैं कि अगर इंडियन GDP 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन होती है आने वाले अगले 2 या 3 साल में, तो इंडियन मार्केट भी उसी लाइन में बढ़ेगा, तो निफ्टी उसी हिसाब से एस्टिमेट करना चाहिए? बिल्कुल, और इस पे कोई एक स्ट्रेट जवाब नहीं है कि इट्स अ लीनियर काइंड ऑफ इक्वेशन जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ. बट अगर आपने कंपाउंडेड ग्रोथ देखी है इंडियन मार्केट्स की ओवर द लास्ट 30-40 इयर्स, कितने इंस्टेंसेस हुए हैं. .com बस्ट हमने देखा 2000 में, 2007-8 में फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, उसके बाद एशियन करेंसी क्राइसिस हुई, कोविड का एक बड़ा फॉल आया. तो ये इंटरमिटेंट फॉल्स बिकॉज ऑफ मैक्रो इवेंट्स इन द ग्लोब होते रहते हैं. बट अगर आप कंपाउंडेड स्टोरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे देखें, तो आई थिंक एक जबरदस्त तरीका होता है आपकी वेल्थ को कंपाउंड करने का. टू पुट द क्वेश्चन द अदर वे अराउंड, विवेक जी, मेरा कहने का एक बहुत सिंपल तरीका है. अगर इंडियन इकोनॉमी जो एक सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स 5 ट्रिलियन पहुंचेगी, जो अपनी पोजिशनिंग रहेगी इंडिया की इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल GDP, एटलीस्ट 3 or 4% विल बी व्हाट आवर कंट्रीब्यूशन विल बी फॉर ग्लोबल GDP. आज जो FI की पोजिशनिंग होती है टू वेरियस इंडिसेस is not even 1%. FIs at some point will have to come back in a substantial way to have that much amount of share that India has as percentage of GDP. मेरा कहने का मतलब है कि 1 से अगर 4% पे भी ना पहुंचे और 1 से 2% पे भी अगर FI की एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होती है to probably have their resources in place,
आप सोच सकते हैं कि एफपीआई एफआईएफ लोग कितना आ सकता है अगले 2 से 3 वर्षों में along with retail money. So I think money is going to stay and come to India, and therefore markets will keep on doing well. Intermittent falls आते रहेंगे, but that should always be construed as big buying opportunities for the company. There is a mad rush in the IPO market. How big are you betting on the IPO? अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, आज फ्लेयर की काफी अच्छी लिस्टिंग हुई है, IRDA की हमने लिस्टिंग देखी, वहां पे भी काफी अच्छे, डबल ट्रिपल की बात तो छोड़ ही दीजिए अब। बट द बेस्ट थिंग इज दैट अच्छी कंपनीज जो है इस समय बाजार में उतर रही है पैसा जुटाने के लिए। आप IPO मार्केट को कैसे? It is extremely hot, to put it very frankly. और आप देखिए कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है ये तुझे. So I think the amount of money, almost 3.5 lakh crores, that was probably lost in IPOs, in all these 3 or 4, 5 IPOs that came through. और अच्छे क्वालिटी IPOs थे. तो टाटा टेक brilliant dynamics in the space that it is working. ER&D जो हम देख रहे हैं काफी बढ़िया स्पेस है. एरोस्पेस में I think काफी niche products platforms इनके हैं. But valuations with that 160% move have gone through the roof. Now it is trading 80-85 odd times, which by no means is cheap. और ये सारी pencil in करते हैं in terms of 30-35% earnings growth अगले 2 या 3 महीनों के. Now Tata Tech has to deliver consistently in terms of numbers to proudly justify the kind of opening it has got on its IPO. क्या stock with such a huge move correct हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. What is the right time for new investors to probably getting? You probably need to just wait out. थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि ये फ्रेंजी के बाद एक मिस्ड आउट फीलिंग मार्केट्स में डेफिनेटली थी. ये 1200 पॉइंट की रैली बहुत लोगों ने मार्केट में मिस की है, अज्यूमिंग कि मैक्रोस ग्लोबल लोकल लेवल पे खराब है, एंड मार्केट्स हैव डन एग्जैक्टली द अपोजिट. और इसलिए जो एक रश देखा है, हमने फ्रेंजी देखी है, इसे थोड़ी सेटल होने दीजिए. जो इन्वेस्टर्स को आईपीओ में लगी है अलॉटमेंट्स, they should probably keep, because with a 160% rise, as an example in Tata Tech, almost 100% rise in Irida, I think correction अगर 20-30% होता भी है, you are hardly going to lose money in terms of the allotment that you probably got. So patience रखें. I think the market, as we always say, rewards the patient from the impatient. जी मेरे सर, इस समय ग्रोथ वाले शेयर्स को चेस करना ज़्यादा ठीक है या वैल्यू स्टॉक्स को चेस करना ज़्यादा सेफ रहेगा? So आर्ग्यूमेंट आई थिंक इंडियन मार्केट्स के लिए हमेशा एक प्रश्न चिन्ह ही रहा है. Obviously वैल्यू इन्वेस्टिंग वाज द मंत्रा till a few years back. कोविड के बाद ये पूरा इक्वेशन चेंज हो गया विवेक, because post COVID that we probably see, I think a lot of sectors now are seeing a lot of growth investing that is probably happening. हम खुद growth investors हैं, तो हम थोड़े biased रहेंगे in terms of companies which are showing good earnings potential, और जहाँ पे earnings potential 20-25% कंपाउंड होने की चेष्टा रखते हैं. बट ऑब्वियसली आई थिंक व्हेन मार्केट करेक्शंस विल हैपन, और होंगे ही एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, अगले कुछ हफ्तों में, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन व्हाई द मार्केट्स एंड व्हेन दे विल करेक्ट, बट ऑलवेज देयर विल बी अ स्कोप ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स, ग्रोथ और वैल्यू. ऑब्वियसली आई थिंक यू कैन नॉट कीप ऑन चेजिंग ग्रोथ स्टॉक्स जहां पे हाई बेसिस बन चुके हैं और जहां वैल्यूएशंस काए हैं, बिकॉज देयर इज अ हाई पोटेंशियल एंड प्रोबेबिलिटी कि अगर करेक्शन आएंगे तो अच्छे खासे करेक्शन आ सकते हैं. तो इंडियन मार्केट्स बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है फॉर बोथ ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग. यू जस्ट हैव टू कीप योर आईज इन योर फ्लो. तो सर कुछ सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? मैं जी मैम प्लीज. सर कोई दो तीन ग्रोथ वाले शेयर्स या वैल्यू स्टॉक्स जो आपके उसमें आते हो कि हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल. तो ऑटो एंसिलरीज जैसे मैंने कहा, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है एज अ स्पेस. हमें लगता है आई थिंक बैटरी मेकर्स पे खास फोकस रखना चाहिए 2 वजह से, एंड विद इन दैट एक्साइड इज समथिंग दैट वी लाइक एट मार्केट्समिथ इंडिया. आई थिंक बहुत क्लियर लॉजिक ये बैठता है कि जो एक्सपेंशन कर रही है लिथियम आयन बैटरीज की, दोनों प्लेयर्स, एक्साइड इज डूइंग अ 6 gigawatt hours कैपेसिटी एक्सपेंशन फॉर लिथियम आयन विद 600 crore capex, बट ये capex इंटरनल अक्रूवल से होगा, तो बैलेंस शीट विल स्टिल रिमेन वेरी स्ट्रांग, डेट फ्री. जो ओईएम मार्केट है ये बहुत जबरदस्त तरीके से आई थिंक सर्विस कर रहे हैं. इंडस्ट्रियल सेगमेंट इज ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस व्हिच इज 30% ऑफ टॉप लाइन. और ये जो पूरी ट्रांजिशन है इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल डीजल इंजनियों से इलेक्ट्रिक इंजन्स की तरफ, दीज कंपनीज आर वेरी वेल प्लेस्ड. आज ये पेट्रोल डीजल इंजन्स को बैटरीज दे रही हैं, that will continue till the point electric mobility vehicles come in. Electric mobility जाएंगे, they'll be ready for that. और रिप्लेसमेंट मार्केट में भी दोनों को सर्विस करते रेडी होंगे. लेट प्राइसेस आर डाउन, व्हिच इज मार्जिन एक्रीशन होगी.
एंड बैलेंस शीट में तो कोई इशू नहीं है, विच मींस आरओई शुड एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली। तो एक्साइड एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है इफ यू प्रॉब्ली लुक एट लॉन्ग टर्म एवरेजेस। द सेकंड स्टॉक जो पावर है, जैसे हम स्ट्रक्चरली डिस्कस कर रहे थे पावर फाइनेंशियल्स, सीएससी इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। जो उनका खुद का जनरेशन बिजनेस है, कोलकाता और नोएडा सर्कल इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल। Power demand is going to grow exponentially, Gituji और Vivek ji, in the country over the next few years. And to take care of this power demand, नए assets खरीद करना बहुत मुश्किल हो जाता है. It's a very heavy capex industry और इसलिए existing players will benefit the most. इनकी जो franchise business है राजस्थान और मालेगांव की, they should start reporting profitability in our opinion in the next year. मालेगांव स्पेसिफिकली टेक्सटाइल यूनिट्स को केटर करती है, थोड़ी पेनफुल पीरियड से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन, बट एट सम पॉइंट इन द नेक्स्ट ईयर आई थिंक इट शुड कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। रेट कट्स हो, जैसे पीएमआई डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, एंड एज दिस रिकवर आई थिंक जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं ये काफी बेहतर लगने लग जाएंगे। टॉप इट अप, डिविडेंड यील्ड 4-4.5% के, व्हिच इज प्रोबब्ली लाइक वैल्यूएशंस अगेन आई थिंक नॉट टू एक्सपेंसिव एट दिस जंक्चर। तो हमें लगता है आई थिंक ऑटो एंसिलरीज और पावर जैसे हमारी टीम है, एक्साइड, सीएससी शायद अच्छा कर सकते। Mayuresh, सीमेंट स्पेस पे आपका क्या व्यू बन रहा है? We are seeing a bit of consolidation happening. पहले अडानी ने एसीसी अंबुजा खरीद लिया, उसके बाद अब अल्ट्राटेक ने केसोराम सीमेंट यूनिट खरीद लिया। तो ऐसे में what is your view? Because yes, infra spending is expected to go and move higher as we approach the general elections. So is that a play for the cement space too? Absolutely. And मेरे ख्याल से I think जो एक consolidation phase चल रहा है, I think it's very very healthy for the sector as a whole. जो utilization levels है, आज जो total supply है और expected demand अगले 2 से 3 सालों में अगर हम peg करें, it's close to 68-69% as we speak, but this should easily cross 75%. जैसे 75% का एक मार्क क्रॉस होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट्स पे प्ले होता है सीमेंट कंपनियों के, क्योंकि अच्छा खासा केपेक्स इनका हो चुका है फॉर द एसेट्स दैट दे क्रिएटेड, क्लिंकर हो, ग्राइंडर हो, और जैसे रियलाइजेशन स्टेबल रहते हैं बिकॉज ऑफ डिमांड, जो रिपोर्टेड एबिटा पर टन है इन लिeu ऑफ इनपुट कॉस्ट आल्सो स्टेबलाइजिंग, और काफी कंपनीज के पास आज बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एक स्कोप है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग, बोथ इन टर्म्स ऑफ कोकिंग कोल एंड आयरन ओर एज वेल। और इसलिए आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एबिटा एंड एबिटा पर टन इंप्रूविंग इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल। लेट्स नॉट फॉरगेट जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है हाउसिंग के ऊपर, इंफ्रा के ऊपर, इज गोइंग टू गो एट अ गुड पेस। आज रियल एस्टेट साइकिल हम देख रहे हैं जो 6 साल का साइकिल होता है, वी आर इन द मिड ऑफ द साइकिल, सो दिस डिमांड विल कंटिन्यू एंड देयरफॉर जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ये शायद कंटिन्यू हो। लीडर्स पे फोकस रखे, आई थिंक वी लाइक स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक ऑन आवर बाय वॉच लिस्ट, जेके सीमेंट मिड कैप स्पेस में अच्छे नंबर्स पेश किए और हमें लगता है आई थिंक परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। जी सर, आज जी एंटरटेनमेंट में भी 6% का जंप देखने के लिए मिला है, और जो बाकी मीडिया स्टॉक्स हैं लाइक टीवी 18, नेटवर्क 18, इन सभी में भी जंप है। क्या ये इलेक्शन के आउटकम का एक इम्पैक्ट है, इंडिकेशन है कि मीडिया पॉकेट्स ज़्यादा चली नहीं थी तो अब उस साइड पर लोग रुझान कर रहे हैं? हाई पॉसिबिलिटी, और आप हमेशा ये देखेंगे हिस्टोरिकली भी जब इलेक्शन का सीजन होता है, एक एड स्पेंड्स का जो माहौल होता है, स्टेट इलेक्शंस हो, जनरल इलेक्शंस हो, प्रिंट मीडिया में, टीवी चैनल्स पे आई थिंक अच्छा खासा एक्सपेंड स्टार्ट हो जाता है, और इसके वजह से आई थिंक दैट एड ग्रोथ इज क्वाइट सब्सटेंशियल। एक दूसरा पहलू जो इनका होता है ऑब्वियसली इज द सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ। कंपटीशन काफी इंटेंस है यहाँ पे, और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ हैज स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट एंड इंप्रूवमेंट एज वेल, एंड दैट इज क्लियरली गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन नंबर्स। काफी प्लेयर्स थे स्पेसिफिकली आई थिंक जो डीटीएच साइड पे है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो लॉन्च हुए थे जहाँ पे प्रोग्रामिंग और कंटेंट की भारी मात्रा में कंजम्पशन हो रही है, a lot of players जिन्होंने heavy capex किया था पिछले कुछ वर्षों में, I think they have started bearing the fruits now. कहीं ना कहीं I think एक positive impact देखने लगा है, और industry is also consolidating. You can probably talk about the आज हम Reliance और Disney की बातें सुन रहे हैं, तो काफी कुछ consolidation हो रहा है। तो क्या momentum रह सकता है? I would pick this sector as a momentum sector, विवेक जी, very frankly. You have to play these stocks as momentum stocks. क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रक्चरली अर्निंग्स में जो एक हम कंसिस्टेंसी देखना चाहते हैं वो शायद रहती नहीं है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे डू फॉल्टर, व्हिच मींस जब मोमेंटम अच्छा होता है स्टॉक्स के लिए इन अ वेरी गुड पेस,
you should probably ride it. ये शायद फेज बहुत अच्छा है considering all the tailwinds that they are. Mayuresh ji, after the recent development that we saw in the Adani Group stocks, क्या आपको लगता है कि हमको उस तरफ रुझान थोड़ा ध्यान देना चाहिए and pick up some of the good quality Adani Group stocks? तो अगर आपने अब तक लिए नहीं है तो मुझे मेरे ख्याल से आई थिंक जस्ट वेट आउट. सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस थोड़े पेश किए थे. फाइनल ऑब्जर्वेशंस क्या आते हैं, थोड़ा पेशेंस रखें. स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट हैविंग पेशेंस. क्या फाइनल ऑब्जर्वेशंस निकल के आते हैं, आई थिंक विल बी एक्सट्रीमली पर्टिनेंट. वंस दैट कम्स थ्रू, आई थिंक एक टोटल क्लैरिटी आ जाएगी और जो टोटल ओवरहैंग था स्टॉक पे वो कंप्लीटली निकल जाएगा इफ देयर इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑन दिस वन. And then we can have a very clear picture in terms of earnings pedigree यहाँ से कैसी रह सकती है. Within these stocks itself, I think जो हम सीमेंट टीम की बात कर रहे थे, आपकी buy watch list पे ACC अंबुजा रखी है. I'm not saying go out and buy it right now. Let's wait for the final outcome to probably come through. And Adani Ports as well. Because at some point of time, I think जो port activity है, जो container volumes है, जो mechanization है, जो इन्होंने acquisitions की है, और जो एक sum of parts value है, there is still reasonable amount of scope that can come through in terms of numbers that can get reflected over the next 4 to 5 years. तो ये दो spaces within the Adani Group stocks valuation और earnings के हिसाब से थोड़ी ठीक ठाक है. But let's wait for the final outcome. अगर आता है मुझे लगता है कि ये अच्छे मौके हो सकते हैं. मयूरेश सर, कल ओपेक की जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी उसके बाद जो आउटकम निकला उसके बाद क्रूड गिर गया, जबकि प्रोडक्शन कट की बात उनकी तरफ से निकल कर आई. सर, अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनिंग कंपनीज को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? So oil marketing companies are doing phenomenally well. और हम हमेशा देखते हैं कि जब इलेक्शन साइकिल होता है एक डर का माहौल रहता है कि क्या कर सकते हैं, whether they're able to pass on price, and वापस वो क्लासिकल आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दीज कंपनीज होती है. बट जो घटनाएं चल रही है इन दी ऑयल मार्केट इटसेल्फ, एक्सपेक्टेशन है कि 80 और 90 के बीच में शायद ऑयल प्राइसेस रहे. इफ दिस प्रॉब्ली हैपेंस, कोई अंडर अब्जॉर्प्शन, अंडर रिकवरी का सवाल होगा नहीं ओएमसीज के लिए. And therefore, I think the expectations in terms of how numbers have got delivered, Q2 में GRMs बहुत strongly deliver हुए थे. अगर यही prices रहते हैं तो कहीं ना कहीं I think जो एक refining business है, that should keep on doing well. जो fuel marketing margins है, उसमें consistency देखी जा सकती है. Pipeline में जो revenues होते हैं और जो reported EBITDA होता है, वहाँ पे एक steady growth देखी जा सकती है. Obviously, I think जो petchem side of the business है, downstream product होने के कारण crude prices पे निर्भर करते हैं. But crude prices में अगर एक consistency रही तो कहीं ना कहीं I think even this business should report consistent numbers. And let's not forget dividend yield. IOC का 7% का dividend yield है और cross investments भी है जिसका value शायद balance sheet पे आता है. तो क्या momentum रह सकता है? Stocks अच्छे खासे चल चुके हैं तो कहीं ना कहीं I think थोड़ी pullbacks की राह देखें in terms of fresh investment. जिनके पास है they can definitely ride. चलिए, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ सर आपसे कि जो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और जो अब बाजार में आना चाहते हैं उनके लिए आपके क्या राय है? सो गीतू जी, अगर आप एक न्यू एज इन्वेस्टर हैं या एक इन्वेस्टर है जो आप ज्यादा समय बाजार में दे नहीं सकती या दे नहीं सकते, तो सिप रूट इन म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट वे टू डू इट. आई थिंक उसमें कोई दो राय नहीं है. आई थिंक आप सिप करें, निश्चिंत रहें एंड जस्ट कंटिन्यू योर सिप इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट्स में, खुद से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आई थिंक एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करें मार्केट्स में. ऑल टाइम हाई पे हमेशा ये एक डाउट रहता ही है एंड मार्केट्स विल करेक्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर सम रीजन और द अदर. तो हमारे ख्याल से आई थिंक अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को आप नजर में रखें, लीडरशिप स्टॉक्स, क्योंकि कभी कोई भी मार्केट साइकिल हो और जब रिकवरी फेज आती है ये कभी फेल नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग्स पेडिग्री एंड बिकॉज ऑफ द लीडरशिप पोजीशन, जिसकी वजह से इनकी जो एक कंट्रोल होती है बिजनेस टॉप लाइन, मार्जिन्स और बॉटम लाइन की तरफ, ये अच्छी रहती है. सो ऑटो एंसिलरीज, पावर, a little bit of IT, infrastructure, cement, ये spaces will continue doing well because domestic economy will continue. मयूरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you so much Geetu ji for inviting. Always a pleasure. विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो इस प्रोजेक्ट को आज यहीं समाप्त करते हैं. सोमवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.